सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमने प्रोपेंसिटी तक पढ़ लिया था कि कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता था और उसके स्लोप और उसका वगैरह सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर आपको लास्ट क्लास, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बने हुए, तो यू कैन रिवाइज दैट वीडियो और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, या आप बुक में से रिवाइज कर लो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में मैंने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताया था कि इनकम आपकी ज़ीरो हो सकती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इनकम ज़ीरो से स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ लाइक दिस इज़ योर इनकम। ठीक है, इनकम आपकी 45 डिग्री के स्लोप पे चलती है। ये जो एंगल बनता है दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस नहीं है। बेसिकली इनकम आपकी ऐसे जाएगी, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन जब आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी ऐसा कुछ कंजम्पशन होता है जो आपको करना पड़ता है। कुछ है, खाना खाओगे, कपड़े पहनोगे, घर में रहोगे, तो ये तीन बातें ऐसी, तो रोटी कपड़ा मकान जो करना पड़ता है। मान लो आपकी इनकम ज़ीरो है तो कुछ भी आपकी कंजम्पशन रहेगी 40। दिस कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो करनी ही पड़ती है और जिसको हम सी बार के साथ डिनोट करते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, कंजम्पशन फंक्शन ऊपर है, इनकम फंक्शन नीचे है। कंजम्पशन का जो ग्राफ जब इनकम से ज़्यादा है, आप खुद अब इसका मतलब क्या है हिंदी में, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है मतलब आपका खर्चा आपकी कमाई से कम है, ज़्यादा है। आपका खर्चा आपकी कमाई से ज़्यादा है। जब खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो दिस इज़ नोन एज डिस सेविंग। क्लियर? डिस सेविंग कि आपका कुछ बच नहीं रहा, उल्टा नेगेटिव में सेविंग जा रही है। क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका कर्व मैंने कंजम्पशन कर्व करा दिया, कंजम्पशन फंक्शन में करा दिया आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको सेविंग फंक्शन कराया जाएगा, तो वहाँ सेविंग का ग्राफ कैसे बनता है वो इससे रिलेट करके बनाऊंगा। अब यहाँ पे आपकी जो कंजम्पशन है वो कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है। जब आपकी इनकम ज़्यादा आ गई और कंजम्पशन कम है उसके मुकाबले, तो कुछ पैसा जो है वो बच जाएगा, दैट इज़ नोन एज सेविंग, जिसकी आप एफडी कराओगे या बैंक में जमा करा दोगे। एक पॉइंट यह भी आता है, दिस इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, और इसके बारे में बहुत कुछ बताया भी गया था लास्ट क्लास में, तो ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, आप लोग का रिवीजन हो गया। एंड क्योंकि बहुत दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन आफ्टर अ वीक आई थिंक, तो एक ज़रूरी था। नो व्हाट हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ लिया कि कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। नाउ दो तरह की प्रोपेंसिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको कैसे निकालें, इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। आप अपने कॉपीज़ में लिखेंगे C अपॉन Y, जहाँ पे C को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनकम की भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी। तो प्लीज़ नोट डाउन द फॉर्मूला। अगर आपको कंजम्पशन गिवन है और वाई इनकम गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर APC। ठीक है, चलो जी और आगे चलते हैं। इसका न्यूमेरिकल मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। तो पॉइंट्स क्या क्या है इसका, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में गिवन है, APC इज मोर देन 1। चलो इसका एक ग्राफ करके देखते हैं, उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आपको पुराने ग्राफ से समझा देते हैं। आपने ये लिखना है, बुक में आपको एक टेबल बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट एक ग्राफ बनेगा। टेबल वही पुराना चल रहा है, ये आपकी इनकम होगी, ये आपकी कंजम्पशन होगी। बेटा ये ग्राफ बनाने सीखने हैं विदाउट टेबल, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपका C बार हो गया, ठीक है, ग्राफ तैयार है। और इसे हमें ब्रेक इवन पॉइंट बोला था। तो ये डिस सेविंग, ये सेविंग। अब जितनी देर व्हेन कंजम्पशन क्या है, इनकम से ज़्यादा, यहाँ पे कंजम्पशन देख रहे हैं आप, कंजम्पशन इनकम से ऊपर है, इनकम नीचे है, इनकम का ये लाइन है कंजम्पशन का, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। जब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगी, अब आप खुद सोचो, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा। जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा होता है उसका आंसर 1.1 से ऊपर आता है। तो देयरफॉर देन एपीसी क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1। जब भी कंजम्पशन आपका y से ज़्यादा होगा इनकम से तो एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों? आप कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन उठा के देख लो जहाँ पे c मतलब न्यूमरेटर, y मतलब डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर ज़्यादा हो, कोई भी दुनिया का आंसर आएगा 1.50 सॉरी ग्रेटर देन 1। कुछ भी दुनिया का ग्राफ उठा लो ग्रेटर देन 1। तो दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, जब भी कंजम्पशन y से ज़्यादा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा आपका क्या होगा, एपीसी ग्रेटर देन 1। ठीक है। सेकंड है व्हेन c इज इक्वल टू y। एक पॉइंट ऐसा आया, इस पॉइंट को, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, जब c और y आपस में इक्वल हो गए तब क्या होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। c और y इक्वल हो गए मतलब c अपॉन y दोनों आपस में इक्वल है तो कट जाएंगे ना आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस जगह पे एपीसी क्या है आपकी 1। ठीक है। व्हेन c इज लेस देन y, c कम हो गया y से, कब होता है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद c कम हो गया y बढ़ गया, तो जब c कम है मतलब न्यूमरेटर आपका, ध्यान फ्रैक्शन पे रखना है, न्यूमरेटर क्या है, कम हो गया। जब आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा आंसर आता है 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट समथिंग। आता है कि नहीं आता? जब भी न्यूमरेटर कम होता है कोई भी उठा लो, समथिंग, ठीक है। तो आंसर 0 पॉइंट मतलब देन, ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे उनकी मैथ्स वीक होती है, उनको ये बात समझ नहीं आती कई बार कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको रट्टा नहीं मारना, खुद सोचो यार, न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गए इक्वल टू 1, न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर से, तो बस सिंपल सी बात। मतलब इतने पोर्शन में ये जो पोर्शन है एपीसी इज लेस देन ग्रेटर देन 1 ग्राफ में। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट पे एपीसी इज इक्वल टू 1 और इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है। ओहो गलत हो गया, लेस देन 1, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किया आपका सी पे। एक चौथा पॉइंट आता है एपीसी इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी चाहे इनकम 0 है, यहां मान लो आपकी इनकम 0 है, यहां पे y इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे ये y कर्व है 0 आ गया, इस y पॉइंट पे भी आपकी ये 40 रखी हुई है मैंने। मतलब कि जो फ्रैक्शन है एपीसी कैसे निकलेगा, c अपॉन y। मान लो y 0 हो गई, उस टाइम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन रहेगी 40। 0 अपॉन 0 तो मैथ्स में कुछ नहीं होता, हाँ 40 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। पर 0 तो नहीं होता ना। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको छोड़ो, आप ये सोचो कि जब इनकम 0 है तब भी कोई ना कोई कंजम्पशन तो है, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार। मतलब कि 0 इनकम में भी हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो है ना। तो इस चीज़ की कोई वैल्यू तो है जब हमारे पास न्यूमरेटर में हमेशा कोई वैल्यू रहेगी, बिकॉज C कैन नेवर बी 0। जो कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, चाहे इनकम 0 हो जाए, कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक चीज़ है, जब हमारे पास पैसा नहीं भी है तब भी हम खर्चा करते हैं खाने के लिए।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। अच्छा, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, ये एक और पॉइंट है। एपीसी फॉल्स, पांचवा पॉइंट है बुक में, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। ये मैं इसमें अभी नहीं लिख रहा क्योंकि जब मैंने एपीसी का ग्राफ ही नहीं बनाया और ना मैंने टेबल बनाया। तो आपकी बुक्स में टेबल बना हुआ है पेज नंबर 7.7 में, आप उसमें चेक करिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो आप, इनकम पहले 0 है, फिर 100 हुई है, फिर 200 करते करते बढ़ गई, कहाँ तक गई है, 400 तक। और एपीसी जो आपका गिर रहा है, पहले 1.2 है, फिर 1 हुआ, फिर 0.9 हुआ, करते करते गिर रहा है। तो जैसे जैसे, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जैसे इनकम आपकी राइज होगी, इनकम आपकी क्या है, बढ़ रही है, वैसे वैसे एपीसी क्या होगी, फॉल। तो ये 5 रिलेशनशिप्स हैं जो बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखवाए हैं ताकि आपको याद हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कॉपी में नोट करो, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं पॉइंट्स के आगे नोट करो, बट ये नोट करना है क्योंकि जब लर्न करने का टाइम आएगा तो ये आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, नोट करिए। सेकेंड पॉइंट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले इसका मतलब समझते हैं कि है क्या। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। और डेल्टा से आप लोग परिचित हो, कई बार यूज़ कर चुके, डेल्टा मीन्स चेंज। तो ऐसे कह सकते हैं ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका मतलब सीखेंगे। क्या मतलब हो रहा है कि कितनी इनकम बदली, कितनी इनकम बढ़ी या कम हुई। जब आपकी इनकम बढ़ती, हमने क्या सीखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन, खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कितनी इनकम बढ़ी उससे कितना खर्चा बढ़ा वो एमपीसी बताता है। ठीक है, एमपीसी बेसिकली हिंदी में पढ़ा जाए, एमपीसी वो चीज़ है जो बताती है कि इनकम बढ़ने पे कितना खर्चा बढ़ा, इनकम घटने पे कितना खर्चा घटा। सिंपल सी बात। ठीक है, चाहो तो हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो आप, इंक्रीज इन या चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज नोन एज एमपीसी। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। अगर आपको इनकम 0, यही हमारा न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से चलता आ रहा है अभी तक। तो मैंने आपको बताया था जब इनकम 0 है तो कोई ना कोई खर्चा होता है, वो खर्चा होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम C बार डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा, एक लेवल पे आके इक्वल हो जाएगा। और एक फिर उसके बाद 360, वही आपका डाटा चल रहा है, हमने चेंज नहीं किया, अकॉर्डिंग टू बुक ही चल रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एमपीसी। उसके लिए आपको सबसे पहले डेल्टा C पता होना चाहिए और डेल्टा Y पता होना चाहिए, फिर आप इजीली निकाल लोगे। या तो आप डायरेक्टली कर लो या डेल्टा C डेल्टा Y निकालते रहो, उसको डिवाइड करते रहो। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ कई बार, और कई बार मैं अलग अलग, मतलब डेल्टा उससे भी निकाल के भी कर लेता हूँ और कई बार डायरेक्टली भी कर लेता हूँ। तो जैसे आपको इजी लगे। स्टार्टिंग हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे ताकि बच्चे बिगनर्स समझ आ जाए। डेल्टा C और डेल्टा Y, और यहाँ पे हम MPC निकाल लेंगे। देखो डेल्टा C क्या है, डेल्टा C में चेंज इन इनकम, अगली इनकम से पिछली इनकम में कितना चेंज आया। तो पहले यहाँ तो 40 है, 40 से पिछला 0, कोई चेंज नहीं आया। फिर 120 में से 40 माइनस करो तो कितना चेंज हो गया आपका, 80 का। मैंने आपको 11th में बताया था, जब भी हम F से CF निकालते हैं, ऐड करते हैं, तो हम जब ऐड करते हैं, कभी भी डाटा को ऐड किया जाता है, ऐड हमेशा डायगनली किया जाता है, और जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको वर्टिकली किया जाता है। ये एक रूल है इकोनॉमिक्स का, तो ये सीख लो। ठीक है, ऐड करेंगे तो डायगनली, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्टिकली, लिख लो। नाउ तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, डेल्टा मतलब अगले से पिछला माइनस, तो माइनस तो वर्टिकली पिछले से अगले से पिछला। 200 से 120 माइनस कर लो, वो भी 80 ही आएगा। ठीक है, इससे ये माइनस करो तब भी 80 आ रहा है, इससे ये माइनस करो तब भी 80, बाई चांस सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद
इससे ये माइनस करो, 100 100 100 100, बाई चांस सेम आ गया, हर बार सेम नहीं आता, ऑलमोस्ट मिक्स तो चलता है। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो छोड़ दो। अब यहाँ पे अब रखो 80 अपॉन में 100, दैट इज 0.8 0.8 0.8 0.8। हर बार सेम नहीं होता, ठीक है। कर्व बुक में बना है, आप लोग खुद चेक कर लेना। एमपीसी का कोई कर्व नहीं, भाई सी का कर्व दिया हुआ है, कितने लेवल पे कैसे होगी, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो बुक में लिखा है और जो बताना भी है कि एमपीसी की वैल्यू जो है, एमपीसी किस किस के बीच में आता है, 0 से लेके 1 के बीच में। ऐसे मैथ्स में लिखा जाता है, कई बच्चे देख के हैरान हो गए सर ये क्या लिख दिया। ऐसे मैथ्स में लिखते हैं हम लोग कि कोई भी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच, मतलब एमपीसी, अगर इतना पोर्शन देखो आप, बड़ा बड़ा लिखते हैं, पहले इतना पोर्शन देखो कि जो एमपीसी है वो 0 से तो बड़ा रहेगा, और ये इक्वल इसलिए लगा कि 0 भी हो सकता है, लेस, एमपीसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से तो बड़ा रहेगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट 1 से छोटा रहेगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर आप ये जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ये देखें, एमपीसी 1 से छोटा और 1 के इक्वल रह सकता है, और एमपीसी 0 से बड़ा और 0 के इक्वल रह सकता है। मतलब बेसिकली एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में फॉल करेगा, ना 1 से बड़ा होगा ना 1 से छोटा, 0 से छोटा होगा। वो उसका रीज़न है, वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा, बिकॉज एक डेल्टा एस होता है, डेल्टा सेविंग होता है, वो फ़र्क पड़ जाता है कि जितना आपका इनकम बढ़ा, आपका खर्चा बढ़ा, ठीक है। कितना खर्चा, 100 रुपये की इनकम बढ़ने से 80 रुपये का खर्चा सब में बढ़ रहा है, सब में 100 रुपये की इनकम बढ़ने से 80 रुपये का खर्चा बढ़ रहा है। तो 100 रुपये की इनकम बढ़ने से 80 का खर्चा बढ़ा, 20 रुपये कहाँ गया, 20 रुपये सेव हो गया, वो होता है डेल्टा एस। तो वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके ओके ओके। Now, MPC is poor is more than that of rich. MPC of poor is more than of rich। क्या मतलब हुआ इसका कि पुअर का जो मार्जिनल प्रोपेंटिसिटी जो कंज्यूम होता है वो ज़्यादा होता है रिच से। क्यों? एमपीसी है क्या, इनकम बढ़ने पे कितना खर्चा बढ़ा, कंजम्पशन, खाने पीने का खर्चा बढ़ा। आप खुद सोचो, पुअर के पास तो खाने पीने की लाल है, उसकी तो इनकम है ही बहुत कम। तो जैसे उस बेचारे की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ते ही वो क्या बढ़ाएगा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाता है, खाना पीना उसको ईजिली मिलता है। तो सबसे पहले इनकम बढ़ते ही उसके खाने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले ही बेचारा कम खा रहा होता है, अपना पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा होता। तो जो बंदा पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा, उसको जैसे ही फालतू इनकम मिलती है, फालतू इनकम मतलब डेल्टा वाई, फालतू इनकम, जितनी इनकम बढ़ रही है, जैसे उसको फालतू इनकम मिलती है उसका खर्चा एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि पहले वो भरपेट खाना नहीं खा पा रहा, तो वो एकदम से खाना खाने के लिए राशन पानी डाल लेगा। लेकिन अमीर तो पहले से भरपेट खाना खा भी रहा है और सेव भी कर रहा है बैंकों में। तो जैसे उसकी अमीर की इनकम बढ़ती है, उसका खर्चा एकदम से इतना नहीं बढ़ जाता खाने पीने का, क्योंकि वो ऑलरेडी भरपेट खा रहा है। तो वो उसकी सेविंग ज़रूर बढ़ सकती है ज़्यादा, खाने पीने का खर्चा मतलब डेल्टा सी उसकी नहीं बढ़ती। लेकिन गरीब की डेल्टा वाई मतलब इनकम बढ़ने से खर्चा एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एमपीसी गरीब की ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिच, क्योंकि रिच की इनकम बढ़ने से उसकी सेविंग बढ़ती है, खर्चा बहुत कम बढ़ता है। सेविंग ज़्यादा बढ़ेगी, खर्चा कम बढ़ेगा। उसकी जो रिच होता है ना, रिच का डेल्टा एस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहले ही खर्चा खा पी रहा है, फर्स्ट क्लास है, एक्स्ट्रा इनकम सेव कर देता है। तो डेल्टा वाई की वजह से डेल्टा एस बढ़ता है। लेकिन गरीब का डेल्टा वाई की वजह से, तो ये आप लोग लिख सकते हो, फॉर पुअर डेल्टा वाई की वजह से डेल्टा सी बढ़ जाता है। ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है। और फॉर रिच डेल्टा वाई की वजह से डेल्टा एस बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ रिच का, जितना एक्स्ट्रा, डेल्टा वाई मतलब एक्स्ट्रा इनकम की वजह से सेविंग्स बढ़ेंगी, बैंकों में जोड़ देगा बेचारा। और जिस गरीब बंदा
उसकी एक्स्ट्रा इनकम, उसकी कमाई बढ़ गई तो बैंक में जोड़ेगा नहीं, उसका पहली पेट नहीं भर रहा, खाना पीना खाना शुरू करेगा अच्छा सा। ठीक है, तो ये लोग नोट, ये सब नोट कर लो आप, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यू बन के आते हैं। तो यही कंसेप्ट क्लियर कराने हैं आपको कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ बुक में थ्योरी में लिखा होगा आप वही रट्टा मार के। ये कंसेप्ट देखो, अब ये जो मैंने यहाँ लिखा था इस पॉइंट के साथ में लिख लो ना, साथ साथ बुक में लिखा करो, ताकि जब रिवाइज करने का टाइम हो तो एमसीक्यू जैसा मर्जी बन के आ जाए, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक जो मर्जी बन के आ जाए, वेरी शॉर्ट जो मर्जी बन के आ जाए, हॉट्स आ जाए, आपको आंसर पता हो यार ये तो ये वाली बात कर रहा है। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे एमपीसी आपका फॉल होगा। ये हमने एपीसी के अंदर ही पढ़ा था कि इनकम बढ़ती है तो एपीसी फॉल होता है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हो गए, इनकम बढ़ेगी तो एपीसी भी फॉल होगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो बुक में साइड पे लिख लो, बार बार रिवाइज करते रहो, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इनकम बढ़ेगी तो एपीसी फॉल होगी, इनकम बढ़ेगी तो एमपीसी भी फॉल होगी। ठीक है, और बुक में आपको फ़र्क एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस दिया हुआ है, प्लीज़ उसको खुद पढ़ना, जब खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव, या सेविंग फंक्शन एक ही बात होती है। डेफिनेशन आप लोग बुक में पढ़ लेना कि एक इनकम में जो खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम सेविंग बोलते हैं, अपने गुल्लक में डालते हैं, पॉकेट में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, कहीं भी डालते हैं। जो आपकी कमाई है उसके बाद उस कमाई में से आपने पूरा महीना खर्चा किया, जो पैसा बच गया दैट इज़ योर सेविंग। अब आप खुद यहाँ पे निकालो, जब आपकी कमाई ज़ीरो है, ये कंजम्पशन है, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। जब कमाई कुछ भी नहीं है, इनकम ज़ीरो, खर्चा पूरे महीने का कितना हो गया 40 रुपये, बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा, उल्टा नेगेटिव हो गया, -40 हो गया ना, तो सेविंग के लिए ठीक है। अब 100 रुपये कमाया, 120 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा, उल्टा नुकसान हो गया। 200 रुपये कमाया, 200 रुपये खर्च दिया, बचा कितना, 300 कमाया, 280 खर्च दिया, 40। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या निकला सेविंग्स का, y - c, इसमें से ये माइनस कर दो, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, ये भी सोच के चलना। और अगर आपको कर्व याद करना हो, ये टेबल सॉरी, तो आप देखो ये 100 से बढ़ाओ, ये 80 40 से शुरू करना है, बार बार 40 शुरू करते हैं, ये 100 से बढ़ा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, बुक के हिसाब से ये 80 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है, 40 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 80 से, ये -40 तो आप निकाल ही लोगे माइनस करके, उसके बाद 20 20 20 20 से बढ़ रहा है, इसका 20 का चेंज आ रहा है। अगर आपको कर्व याद करना है बुक में लिख लो, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल है, ये तब देने होते हैं जब आप डेफिनेशंस या पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या आएगा वो तो क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल आएगा वो तो पता लग जाएगा, बट जब आपको एग्जाम्पल देना तो आप कैसे देंगे। नाउ सेविंग्स पता लग गई आपको, वो भी पता लग गई आपको। अब इन तीनों का रिलेशनशिप अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे उसको। फिर मैं आपको एपीएस और एमपीएस का रिलेशनशिप बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये आपकी बुक में बहुत बाद में दिया है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 2 कर्व्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकम आएगी और यहाँ पे कंजम्पशन, एंड यहाँ पे कंजम्पशन आ जाएगा, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे सेविंग्स। चल, तो इनकम कब आपको पता है ऐसे जाता है 45 डिग्री पे स्लोप है। कंजम्पशन कब यहाँ से शुरू करते हैं 40 से, इसे बोलते हैं सी बार, और ये ऐसे जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि जितनी देर तक ये सी वाई से क्या है, सॉरी सी लिख दूँ, सी वाई से क्या है ऊपर, तो यहाँ पे क्या आती है डिस सेविंग, मतलब हम कुछ सेव नहीं कर रहे, उल्टा नेगेटिव में है, तो ये वो वाला पॉइंट है डिस सेविंग। बात समझ आ रही है आपको। जितनी देर आपका कंजम्पशन ग्रेटर देन क्या इनकम है, कंजम्पशन देख लो 40 120 ग्रेटर देन इनकम है, ये ग्रेटर है दोनों केस में इनकम से, सेविंग नेगेटिव रहेगी, दैट इज नोन एज
डिस सेविंग। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं नीचे, तो 0 से लेके 200 तक, तो ये 100 तक, मतलब ये वाला पॉइंट, यहां तक आपकी क्या है, सेविंग क्या है, डिस सेविंग। खुद देखो ना, ये पॉइंट से नीचे क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से पहले डिस सेविंग है, इतना पॉइंट सेविंग नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव। तो यहां से लेके ऐसे सेविंग नेगेटिव है, कि इनकम 0 है तो ये -4, और ये कितना आएगा जी, -40। देख लो, इनकम 0 पे -40, फिर इनकम 100 हो गई तो ये -20, ये वाला पॉइंट। अगर 0 ये 100 मान लो, और ये 200 हो जाएगा आपका, क्योंकि 200 पे पहुंचते ही सेविंग क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन और इनकम आपस में इक्वल हो गई, तो सेविंग क्या आ गई, 0। आप बोलोगे सर ये तो 200 है, सर ये 200 तो एक्स एक्सिस है, मतलब इनकम, वाई एक्सिस तो सेविंग 0 है ना। अगर इसको मैं ग्राफ पे लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, 200,0। तो इतनी मैथ्स पढ़ा करो। तो जब आपको सेविंग और कंजम्पशन का रिलेशनशिप आएगा क्वेश्चन, तो आपने ये वाला ग्राफ बनाना है। ये कि बुक में काफ़ी आगे दिया है, 7.15 पेज पे दिया है, तो खैर वहाँ से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद देखो ना, जितनी देर तक आपका कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, उतनी देर तक आपकी सेविंग नेगेटिव है, जिसको हम डिस सेविंग कहते हैं, मतलब कुछ नहीं बच रहा, नेगेटिव बच रहा है उल्टा। तो जब तक सेविंग नेगेटिव है, तो सेविंग को नेगेटिव बनाओ ना, सेविंग आपकी क्या हो गई, नेगेटिव। और कितनी नेगेटिव जाएगी, 40 तक। क्यों क्या है हमारे पास, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ भी आ गई। यही 40 का डिफरेंस, यहाँ पे 40 का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 40 की वजह से ही तो -40 है। 0 तो इनकम है, इनकम 0 है, कंजम्पशन 40, तभी तो सेविंग -40, इस वजह से। तो जब तक ये ऑटोनॉमस 40 है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाए कि ऑटोनॉमस 80 है, तो आप यहाँ 40 नहीं लिख सकते, आपको यहाँ भी 80 ही लिखना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल करते वक्त। जो आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है यहाँ पे, ये वाली, वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे शो होनी चाहिए। मतलब ये इसको ऑटोनॉमस सेविंग मत लिख देना, हालांकि ये सेविंग का ग्राफ है, बट ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही शो करता है। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ये बना ही ना हो, मान लो ये गायब है ही नहीं, ये दिया है सेविंग का ग्राफ, वो कह रहा है कि ये 0 से लेकर -40 है, -40 आपको पूछ रहा है, और ये बोल रहा है सेविंग है, यहाँ सेविंग है, यहाँ इनकम है, कंजम्पशन कहीं है ही नहीं, फिर भी पूछ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो फटाफट से आप क्या करोगे, सर ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, यही हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये बात याद रखनी है, जितना आपका नेगेटिव सेविंग होती है वही आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, ये बात याद रखनी है। नेगेटिव वाली जो सेविंग है इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट इनकम इक्वल टू 0। ये आपका छोटा सा नोट है, बना लो। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पहले इतना ज़्यादा डिटेल में और डीप में नहीं बताता था, क्योंकि पहले बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, तो उसमें सारा कुछ पेल दो, मार्क्स मिल जाते थे। अब जो क्वेश्चन बीच में से उठ उठ के बना के दे रहे हैं, हाँ जी ये दिया ही नहीं, सेविंग का ग्राफ दे दिया, सेविंग के ग्राफ में बोल रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन बताओ। बच्चे परेशान, सर ग्राफ सेविंग का दे दिया, कंजम्पशन ऑटोनॉमस कहाँ से निकाल के दे, ये सी बार कैसे निकाले, सेविंग के ग्राफ में से, एस के ग्राफ में से सी बार कैसे निकले। तो भैया बता रहा हूँ, 0 से नेगेटिव जितना जाता है वही आपका सी बार होता है। आगे बढ़ते हैं। जब कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है तो सेविंग आपकी नेगेटिव है, मतलब कंजम्पशन जब ज़्यादा है, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। तो देयरफॉर सेविंग इज लेस देन 1, या इसको उल्टा कर लेते हैं, लेस देन 1 नहीं, हाँ लेस देन 0 लिखेंगे। व्हेन इनकम इज लेस देन सी, यहाँ देख लो इनकम क्या है, सी से कम है, तो सेविंग इज लेस देन 0, 0 से कम रहेगी, ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्या, सेविंग। जितनी देर तक खर्चा सी कमाई से कम है, आप मन में सोचो ना, आपका खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है, कमाई कम है खर्चा ज़्यादा है, सेविंग क्या है, नेगेटिव। जैसे ही खर्चा और कमाई आपस में क्या हो गए,
इक्वल सेविंग क्या होगी 0। या जितना कमा रहे हो उतना खर्च रहे हो, 100 रुपये कमा रहे हो 100 खर्च रहे हो, 500 कमा रहे हो 500 खर्च रहे हो, बचा कितना, सेविंग कितनी 0। ये वाला पॉइंट y इक्वल टू सी, मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको ये याद ना करना पड़े, खुद ही आ जाए। y 0 इक्वल टू सी आ गया, इस पॉइंट पे ये 0 होना चाहिए। ये कर्व बेटा बराबर बनेंगे, ये मत कर देना। अगर आपने ऐसे बना दिया ना तुक्के से, गलत हो गया आपका ये, क्योंकि यहाँ पे तो आपका y इज इक्वल टू सी यहाँ पे आ रहा है। अगर इससे मैं नीचे बनाना चाहूँ, नीचे आ रहा हूँ और ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ आ रहा है और मेरा नीचे वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ रहा है, जबकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक लाइन में, लेकिन पॉइंट तो ये आ रहा है। सेविंग 0 तो यहाँ पे हो रही है, तो ये गलत हो जाता है जी ऐसे। तो बहुत ध्यान से बनाना होता है कर्व। यहाँ पे y इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे s इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतने पोर्शन में y इज लेस देन c है, c से कम है y, तो यहाँ पे सेविंग इज लेस देन 0। y जैसे c के बराबर आ जाएगा, सेविंग 0 आ जाएगी, सेम बराबर चलना चाहिए। इतने पोर्शन के बाद y इज ग्रेटर देन 1 कह रहा हूँ, c। इनकम आपकी बढ़ गई खर्चे से, जब इनकम आपकी खर्चे से बढ़ गई तो कुछ सेविंग होगी, बिल्कुल होगी, 0 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो इनकम खर्चे से ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है ना खर्चे से, ये इनकम है ये खर्चा है, इनकम सब में ज़्यादा है, तो आपकी सेविंग हो रही है, मतलब पॉजिटिव। ऊपर ले जाओ ग्राफ को, यहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन 1। आई डोंट नो ये बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने तो अभी काफ़ी आगे का पढ़ा दिया आपको, तो ध्यान से। और इसको माइनस सी बार कहते हैं, और माइनस सी बार और सी बार एक ही वैल्यू होती है, गलत मत समझना इसको। माइनस सी बार या सी बार एक ही बात है, क्योंकि जितना ये खर्चा ऊपर है ऑटोनॉमस वाला, उतना ही खर्चा नीचे है ऑटोनॉमस वाला, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब 0 इनकम पे जो खर्चा करते हैं। तो ये था आपका सेविंग फंक्शन, और सेविंग ग्राफ कैसे बनाया जाता है इनकम और कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको इनकम का याद हो गया 45 डिग्री, कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं होता, जो बच्चा 0 से स्टार्ट कर देगा गड़बड़ हो जाएगी। कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से थोड़ा सा गैप से स्टार्ट होता है, फिर एक बार इसको इंटरसेक्ट करके निकल जाता है। जितनी देर तक आपका इनकम खर्चे से कम है, सेविंग नेगेटिव है। जैसे ही इनकम और खर्चा बराबर, सेविंग कुछ नहीं। जैसे इनकम बढ़ गई खर्चे से, कुछ सेविंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन था, प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आते हैं छोटे सी बात पे, एपीएस का फॉर्मूला और एमपीएस का फॉर्मूला। खाली फॉर्मूला बताऊंगा, न्यूमेरिकल आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि जब एमपीसी के कर पाओगे तो एमपीएस के भी कर पाओगे। जैसे ही एपीसी का फॉर्मूला था, वैसे ही एपीएस का फॉर्मूला है, सेविंग अपॉन इनकम, बुक में है, उसमें निकाल के भी दिखाया आपको, आप लोग खुद चेक करेंगे। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि एपीएस जो है कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। जो एपीएस है वो 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेविंग जो है वो न्यूमरेटर है, इस वजह से। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? आपने भी पूरा टेबल पढ़ा, क्या सेविंग और इनकम इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? आपकी जितनी इनकम है सारी सेव कर दोगे क्या? ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना कमाओगे वो दैट इज योर इनकम, उसमें से कुछ खर्चा करोगे, फिर माइनस करके सेविंग। फॉर्मूला क्या है? सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस एस, सॉरी सी, या और सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई। आपका खर्चा प्लस आपकी सेविंग इज इक्वल टू आपकी इनकम। ये होता ना, इनकम में से कुछ खर्चा करते हो, कुछ वो करते हो, क्योंकि सी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। बात समझो ध्यान से, जब आपका खर्चा जीरो हो ही नहीं सकता तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है तो कभी भी y और s इक्वल नहीं हो सकते। y और s को इक्वल होने के लिए ये जीरो होना चाहिए,
बट ये तो ज़ीरो होता ही नहीं, तो वाई और एस ज़ीरो इक्वल होते ही नहीं। और खुद सोचो कि जितनी आपकी इनकम, क्या सारी के सारी सेव करते हो? नहीं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि जब इनकम आपकी ज़ीरो है तब भी आपका कुछ खर्चा होता है खाने के लिए, दैट इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है इसलिए सेविंग कभी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती। जब सेविंग आपस में इनकम इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, तो हमें सेविंग नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मतलब कि न्यूमरेटर जो है विल ऑलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर। इसका तो ये मतलब हुआ ना, जब सेविंग और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सी में क्या था, एपीसी में कंजम्पशन में क्या था, कंजम्पशन ज़्यादा थी हमेशा इनकम से, और एक बार में बराबर है फिर कम भी होगी, सब कुछ था। कंजम्पशन एक बार बराबर ज़ीरो थी, सॉरी ज़ीरो कह रहा हूँ, कंजम्पशन एक बार इनकम के बराबर थी, कंजम्पशन एक बार इनकम के ग्रेटर थी, कंजम्पशन एक बार इनकम के लेस थी। बट सेविंग विल ऑलवेज बी लेस देन वाई। तो देयरफॉर जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम होगा तो एपीएस क्या होगा, ऑलवेज बी लेस देन 1। क्योंकि जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो 0 पॉइंट में कुछ आंसर आता है, तो 0 पॉइंट में जब आएगा, और ये इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता। इक्वल टू 1 होने के लिए कटने चाहिए आपस में, s अपॉन वाई कटने चाहिए। जब ये आपस में इक्वल ही नहीं होते तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक तो पता ये लेस देन 1 होता है, एंड एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे केसेस में लिखवा रहा हूँ, बुक में एक लाइन में लिखा है वो तो रट्टा मार लोगे, लेकिन समझना तो है, उसकी गहराई में जाना है। उसकी गहराई में ये है कि आपकी इनकम कभी सेविंग की इक्वल आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये है, कुछ खर्चा ऑटोनोमस है और कुछ खर्चा रहेगा यहाँ पे, कुछ वैल्यू सी की रहेगी, तो वाई और एस कभी इक्वल नहीं आ सकते। तो एस कितना होता है, वाई में से सी माइनस करके। तो एपीएस का न्यूमरेटर हमेशा वाई से क्या होगा, छोटा। मैथ्स को मन में रखो ना, सेविंग कभी इसकी इक्वल नहीं आ सकती, हमेशा छोटी रहेगी। जब सेविंग छोटी है तो एपीएस भी लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा? सर ये छोटा है तो इसका क्या मतलब? जी न्यूमरेटर छोटा है तो 0 पॉइंट कुछ में आंसर आता है, बता चुका हूँ मैं। और जिसको इस आज की क्लास में हो सकता है डाउट्स निकले आपके, प्लीज़ मेरे को बताना, मैं एक जूम ऑनलाइन क्लास लेके क्लियर करा दूंगा। एपीएस कैन बी 0, यस एपीएस कैन बी 0 हो सकता है। आप खुद सोचो, ये आप रट्टे मार लोगे, एपीएस के भी सारे पॉइंट्स रट्टे मार लो, एमपीएस के भी मार लो, एपीसी के भी मार लो, एमपीसी के भी मार लो, हो जाएगा रट्टा। अभी तो एक चैप्टर है, अभी तो कितने चैप्टर और है, नहीं आएंगे ना, रट्टे नहीं लग सकते। तो समझो, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में क्या एपीएस 0 हो सकता है, आप बोलो हो सकता है क्योंकि हमने टेबल में देखा है कि किसी जगह पे एस क्या है, 0। जब एस 0 हो गई, यहाँ 0 पुट करो ना, तो एपीएस क्या हो गया, 0। तो यस एपीएस कैन बी 0 व्हेन s इक्वल टू 0। तो अगर आप ग्राफ याद है तो आपको सब कुछ, सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली खुद ही आते, लर्न नहीं करने पड़ेंगे। कहाँ पे? व्हेन s इज इक्वल टू 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? जहाँ पे s इक्वल टू 0, y इक्वल टू c, पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। अगर ये और ये इक्वल हो गए तो s इज इक्वल टू 0 हो गया ना, क्योंकि ये और ये तो कट गए आपस में। चलो जी, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, वो तो लिख दिया लेस देन 1। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। यार सेविंग्स हमारी नेगेटिव निकली थी, -40 आई थी। ये देखो, जब सेविंग नेगेटिव है, जब आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है और इनकम तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि इनकम तो पॉजिटिव चल रही है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर जब 0 के बाद ऊपर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव। कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, और 0 भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, क्योंकि डिवाइड करके आ रहा है। एपीएस राइजेज इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, आप खुद देखो, इनकम बढ़ रही है, एपीएस बढ़ रही है, एपीएस भी आपका जैसे जैसे बढ़ेगा। अब आता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर बस, तो बस ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाएंगे हम तो मुश्किल हो जाएगी।
तो MPS पढ़ेंगे, अगली बार न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो इसका न्यूमेरिकल बुक में एक टेबल बना है, आप लोग खुद करके करेंगे, उसको देखेंगे कैसे कैसे हुआ है। द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। MPS कहाँ से कहाँ तक जाता है? MPS आपका 0 से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में रेंज करता है। डेल्टा S MPS 0 हो सकता है, यस। MPS व्हेन इफ डेल्टा S 0 हो गया, कुछ सेविंग्स चेंज ही नहीं हुई, देन MPS कैन बी 0, क्योंकि डेल्टा S न्यूमरेटर आ गया आपका। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। अगली बार हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स और न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है, प्लीज़ नोट करें इनको, बुक में मार्क करके दूंगा आपको मैं। अब अगली क्लास में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसका? APS MPS APC MPC का, और ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल करेंगे जैसे एग्जाम में आता है। और वो न्यूमेरिकल 3 से 4 मार्क्स में एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। और 1-2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं करूँगा, बाकी आपको होमवर्क मिलेगा। सो प्लीज़ उसको करना, साथ साथ बैच के चलना।